अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और अल्लाह पाक आपको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। हमने जनरल टॉक्सिकोलॉजी शुरू की हुई है और बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। आज जो नया टॉपिक है उसको कवर करते हुए कोशिश करेंगे कि जनरल टॉक्सिकोलॉजी कंप्लीट कर लें। उसके बाद में इंडिविजुअल पॉइजन्स की बारी आएगी और हम कोरोसिव से आगाज़ कर लेंगे। अच्छा जी, आज से जो टॉपिक शुरू कर रहे हैं उसमें फेट ऑफ पॉइजन है और जनरल ट्रीटमेंट इसके ऊपर ज़्यादा फोकस रखेंगे। फेट ऑफ पॉइजन से मुराद ये है कि जहर जब जिस्म में चले जाता है तो उसके साथ बॉडी क्या रिस्पॉन्स करती है और आखिरी अंजाम जहर का क्या हो सकता है। तो एक कॉमन सी बात है कि जहर अगर जिस्म में जाएगा तो पहले तो वो पॉइजनिंग करेगा, अपने असरात छोड़ेगा और मुमकिन तौर पर हलाकत का सबब बनेगा। लेकिन अगर जान बच जाए और जिंदगी लौट आए तो फिर बॉडी पर भी बुरे असरात रहते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई बॉडी पर मनफी असरात नहीं रहते। और इसका जो मेटाबॉलिज्म है, जाहिर सी बात है जो भी चीज़ हम खाते पीते हैं जिस्म के अंदर जाती है उसका मेटाबॉलिज्म होता है। तो या तो वो जहर मेटाबोलाइज हो जाता है डिपेंडिंग अपॉन द लिवर स्ट्रेंथ। लिवर अगर सेहतमंद है, ताकतवर है, तो उसको मेटाबोलाइज करके उसको एक्सक्रीट आउट कर देगा, चाहे पेशाब के जरिए, चाहे पखाने के जरिए, चाहे स्किन के जरिए, चाहे लंग्स के जरिए, किसी ना किसी तरीके से पॉइजन जो है वो बाहर आ जाएगा। लेकिन अगर नहीं आ पाया तो फिर ये असरात काफ़ी अरसे तक रहते हैं और इल हेल्थ का शिकार रहता है पेशेंट, सेहत मुतासर हो जाती है। और यही एक ऑब्जर्वेशन भी है कि वो विक्टिम्स जिन्होंने सुसाइड किया हो जहर खाकर या होमिसाइडल अटेम्प्ट हुआ हो उनके ऊपर पॉइजनिंग के वजह से और वो बच गए हों तो उनकी सेहत मुतासर रहती है। या तो उनका स्टमक खराब हो जाता है या उनका जिगर खराब हो जाता है, किडनी खराब हो जाती है, कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंसेस रहती हैं। 100% रिकवरी बहुत ही कम होती है और ये ऐन मुमकिन है कि वो किसी ना किसी पैथोलॉजिकल कंडीशन में इन्वॉल्व हो जाए। तो ऐसा देखने में आता है। इसकी एक छोटी सी मिसाल ही देख लीजिए कि जो ये हिरोइनची होते हैं या अफ्यूंची होते हैं, नशा करते हैं, तो वो तो डेलिबरेटली कर रहे होते हैं और वो एडिक्शन का शिकार होते हैं। अगर वो छोड़ भी दें और रिहेबिलिटेशन उनकी हो जाए, उसके बावजूद उनकी सेहत पनपती नहीं है। वो सेहतमंद जिंदगी जरा मुश्किलों से गुजार रहे होते हैं। आए दिन उनको कोई ना कोई इन्फेक्शन रहता है, लंग्स की कोई ना कोई प्रॉब्लम रहती है और कुछ नहीं तो उनको ट्यूबरक्लोसिस के असरात आना शुरू हो जाते हैं। टीबी भी पैरेलल नशा आवर अफराद में देखी जाती है। ठीक है, तो फेट ऑफ पॉइजन में एक तो ये है कि या तो ये एक्सक्रीट हो जाएगा, ठीक, या फिर ये पार्शली मेटाबोलाइज होगा और पार्शली मेटाबोलाइज नहीं होगा। जितना लिवर हेल्दी होगा उतना अच्छा मेटाबॉलिज्म होकर ये चीज बाहर निकल सकती है। अगर लिवर पहले से खराब है, ये किडनीज पहले से खराब है, तो प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन हो सकती है। ठीक, रूट ऑफ एक्सक्रीशन क्या हो सकते हैं? तमाम वही रूट ऑफ एक्सक्रीशन हो सकते हैं जो कि किसी ड्रग के होते हैं। मसलन पेशाब के जरिए निकलना, फीसिस के जरिए निकलना, इंटेस्टाइन्स के जरिए, बाइल डक्ट्स यानी बिलियरी सिक्रीशन। कुछ पॉइजन जो है वो बाइल के अंदर भी आ जाते हैं और बाइल जो है वो फिर अल्टीमेटली इंटेस्टाइन्स में गिरता है और इंटेस्टाइन से ही उसकी एक्सक्रीशन होती है। इसी तरीके स्वेट ग्लैंड्स यानी पसीने के जरिए भी कुछ पॉइजन जो है वो आते हैं। और स्लाइवा के जरिए, जैसे आपने कभी देखा होगा कि मेट्रोनिडाजोल फ्लैजिल टैबलेट अगर खा ली जाए तो मेटालिक टेस्ट आ जाता है, कड़वा टेस्ट आना शुरू हो जाता है। ऐसे ही कुछ पॉइजन्स का भी स्लाइवा में भी आता रहता है। म्यूकस सिक्रीशन के जरिए, ब्रेस्ट, इवन मिल्क में भी जो है इसके असरात आ सकते हैं। अगर प्रेग्नेंट लेडी है तो बच्चे के अंदर असरात आ सकते हैं। ठीक, यही वजह होती है कि वो खवातीन, हमारे यहाँ तो नहीं लेकिन वेस्ट में जो खवातीन सिगरेट और अल्कोहलिज्म की शिकार होती हैं और प्रेग्नेंट हो जाती हैं, फिर बच्चों को लैक्टेट करती हैं, तो उनके बच्चों में असरात आते हैं। ठीक है, अल्कोहलिज्म के असरात आते हैं, मेंटल रिटार्डेशन हो सकती है, ऐसी प्रॉब्लम्स देखने में आती हैं। ठीक, तो ये रूट ऑफ एक्सक्रीशन है। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि अगर किसी को जहर चढ़ जाए या जहर जो है वो जिस्म में दाखिल हो जाए तो उसकी क्या अलामतें आती हैं और किस तरीके से हम पहचान कर सकते हैं कि इस शख्स को पॉइजनिंग हुई हुई है। मेरी आवाज सही है? यहाँ तक बात क्लियर है? कोई क्वेश्चन? यस सर, बिल्कुल क्लियर आ रही है आवाज़। ठीक है। यस सर। एक्यूट पॉइजनिंग,
देखें, या तो एक्यूट पॉइजनिंग होगी या क्रोनिक पॉइजनिंग होगी। एक्यूट पॉइजनिंग से मुराद ये है कि यकदम अलामतें आए और तेजी से बंदा जो है वो बीमार हो और तेजी से उसको पॉइजनिंग के सिम्टम्स आए। क्रोनिक का मतलब ये है कि आहिस्ता आहिस्ता बतदरीज जहरीले असरात उसके अंदर पैदा होते चले जा रहे हैं, जिसका शायद उसको भी इल्म ना हो। अच्छा, एक्यूट और क्रोनिक में एक यही बेसिक पॉइंट ये होता है कि एक्यूट पॉइजनिंग तेजी से पकड़ी जा सकती है, डायग्नोसिस उसकी मुमकिन है। लेकिन क्रोनिक पॉइजनिंग जो है वो उस पर शक शक जरा कम जाता है, और खुद विक्टिम और उसके अटेंडेंट्स और इवन फिजिशियन भी धोखा खा जाता है, क्योंकि वो किसी न किसी बीमारी से उसकी मुशाबहत आ रही होती है। तो क्रोनिक पॉइजनिंग को पकड़ना थोड़ा सा निस्बतन मुश्किल होता है, अनलेस अनटिल के विक्टिम को खुद शक ना चले जाए, अटेंडेंट्स को खुद शक ना हो जाए, या फिजिशियन जिसके पास वो रेगुलर जाता रहा हो और उसके पास उसकी हिस्ट्री भी हो, वो जानता हो कि ये पेशेंट पहले इसकी सेहत कुछ और थी, अब बतदरीज गिरती चली जा रही है, और वो शक व शुबात ऐसे आना शुरू हो जाए, तो फिर कहीं जाके पकड़ होती है क्रोनिक पॉइजनिंग की। एक्यूट पॉइजनिंग में जो अहम बात है कि सडन अपीयरेंस ऑफ सिम्टम्स विच डू नॉट कंफर्म टू ऑर्डिनरी इलनेस, यकदम अलामतें आएंगी जो किसी एक खास बीमारी से मिलती भी नहीं होंगी। जैसे अगर फर्ज करें डायरिया लग गया, ठीक है ना। अब डायरिया में क्या है कि किसी न किसी ग़िज़ा का किरदार जरूर होता है, और ऐसी ग़िज़ा जिसके अंदर जरासीम मौजूद हो, ठीक है, इन्फेक्शन मौजूद हो, डायरिया लग जाता है। लेकिन उसमें ये भी बात होती है कि हिस्ट्री आ रही होती है कि या तो उसने ओवर ईटिंग कर ली है या खराब खाना खा लिया है, इस तरीके की कोई ना कोई हिस्ट्री आ रही होती है। अगर उसको बाकायदा जहर दिया गया, एक्यूट पॉइजनिंग की गई, मसलन उसको से फॉर एग्जांपल उसको आर्सेनिक मिलाकर दे दिया, उसको कोई ड्रग मिलाकर दे दी, तो एकदम वो अलामतें आएंगी जो बड़ी तेज होंगी, इंटेंसिफाइड होंगी, और विद इन फ्यू आवर्स ये अलामतें शुरू हो जाएंगी। तो ये एक एक पॉइंट बनता है कि यकदम तेजी से अलामतें पैदा होना, और उससे पहले बंदा बिल्कुल ठीक हो, बिल्कुल नॉर्मल रूटीन में काम कर रहा हो, और यकदम ये अलामतें आना शुरू हो जाएं, तो वहां कुछ सस्पिशन क्रिएट होता है। अच्छा, या फिर अदर पर्सन इन्वॉल्व आर ऑल्सो अफेक्टेड सिमिलरली एंड साइमल्टेनियस। अच्छा, ये भी मुमकिन है कि फर्ज करें कि वो बचा हुआ खाना कोई और शख्स भी खा ले, या दो तीन अफराद को यकदम जहर दिया जाए, तो ये ऐन मुमकिन है कि दूसरे लोगों में भी उसी जैसी उसी वक्त उन्हीं दिनों में अलामतें आना शुरू हो जाएं। तो अगर सेम सोर्स से फूड इनटेक हुआ हो और सेम टाइम में ही आगे पीछे जो है वो सिम्टम्स आ रहे हो, तो ये भी एक शुबा यहाँ पर पैदा होता है कि कहीं इन लोगों को जहर तो नहीं दिया गया। ठीक। अच्छा, एक्सीडेंटल पॉइजनिंग भी हो जाती है बाज मरतबा ना। से फॉर एग्जाम्पल खाना पक रहा था और खाने में जो है वो कोई ऐसा केमिकल ऐड हो गया अनलकीली, जो किचन में ही रखा हुआ था। फर्ज करें सर्फ रखा हुआ था किसी डिब्बे में, ठीक है, और वो डिब्बा या डिबिया जो है उसकी अपीयरेंस नमक की डिबिया के तरीके से थी, और खातून खाना ने अनइंटेंशनली, जानबूझकर नहीं, गलती से नमक की जगह सर्फ डाल दिया और पका दिया, ठीक है। तो इस तरीके से भी एक्सीडेंटल पॉइजनिंग हो सकती है। लेकिन इसके इम्कानात जरा कम होते हैं, क्योंकि किचन में ज्यादातर किचन की ही चीजें होती हैं। हाँ, अगर कोई बहुत ही ज्यादा गैर जिम्मेदार है और किचन के अंदर ऐसी चीजें रखकर अपना काम चला रहा है, तो उसमें डेफिनेटली इम्कानात हैं कि ये चीज हो सकती है। अच्छा, बात करता है एक छोटी सी मिस्टेक भी हो जाती है, मैं उसको पॉइजनिंग तो नहीं कहूंगा, कि चीनी की जगह नमक डाल दिया। ये भी देखा जाता है, चाय बनाई गई और चीनी की जगह नमक डाल दिया गया। चूंकि मर्तबान एक से होते हैं, और चीनी बाज मर्तबा फाइन चीनी भी इस्तेमाल होती है घरों में, बारीक चीनी, तो वो चीनी की अपीयरेंस नमक की तरीके से होती है और मुगालते में नमक डाल दिया जाता है। तो ये गलतियां तो हो सकती हैं, और वो उसी वक्त पकड़ी जाएंगी, एक पहले घूट लेंगे तो वो नमकीन चाय होगी। तो इसमें पॉइजनिंग होने के चांसेस कम है, ये सिर्फ मुगालता है, गलती हो जाती है। लेकिन एक्सीडेंटल जो मामलात हैं वो कुछ परसेंटेज में मुमकिन है, और वो उस वक्त के जब किचन में ऐसी चीजें रखी हुई हो जिनको जिनका ताल्लुक हाउस होल्ड पॉइजन से हो। तभी कहते हैं कि
ये इंसेक्टिसाइड, चूहे मार अद्वियात और फिनाइल, ये तमाम चीजें किचन क्लोजेट्स में ना रखें। इनको बाथरूम के क्लोजेट्स में रखना चाहिए। बाथरूम में बाकायदा एक क्लोजेट होना चाहिए और वो लॉक्ड हो। ये नहीं कि वो खुला हुआ हो और बाआसानी उसमें बच्चों की दस्तरस हो और बच्चे जो है वो उसका शिकार हो जाए हादसे का। तो ये हाउस होल्ड पॉइजन के साथ थोड़ा सा बर्ताव करना पड़ता है। अच्छा, तीसरी जो अलामत है ये कि सिम्टम्स रैपिडली इंक्रीज इन सिवियरिटी एंड आर फॉलोड बाय डेथ और रिकवरी। अलामतें बड़ी तेजी से आगे बढ़ेंगी, शदीद होंगी और या तो खुदा न खास्ता मौत वाक़ हो जाएगी या फिर अगर किस्मत है बच गया तो बच गया। तो ये जो मौत का वाक़ होना है ये भी एक सस्पिशन क्रिएट करता है कि इस शख्स को अक्यूट पॉइजनिंग हुई होगी और फिर बाद में उसका पोस्टमार्टम बनता है क्योंकि अक्यूट सिम्टम्स डेवलप हुए और वो एकदम मर गया। पहले वो बिल्कुल ठीक था, चंद घंटे पहले बिल्कुल ठीक था, तो इधर सस्पिशन क्रिएट होता है और फिर मेडिको लीगल केसेस डेवलप किए जाते हैं, हो जाते हैं। ठीक है, यहां तक बात क्लियर है? जी, आवाज आ रही है मेरी? यस सर, आवाज आ रही है? यस सर, आ रही है यस आवाज। सर, आ रही है। तो जवाब जल्दी दे दिया करो। ओके। अच्छा, डिटेक्शन, जाहिर सी बात है जब ऐसा केस होता है तो उल्टी आती है, मोशन आ सकता है। अगर फीकल मटेरियल या जो वोमिटस मटेरियल है ये अगर हासिल हो जाए तो उसकी फिर केमिकल एनालिसिस होती है और केमिकल एनालिसिस के बाद रिपोर्ट आ जाती है कि हाँ जी जहर पाया गया इसके वोमिटस में, इसके फीसिस में, या ब्लड ले लिया जाए फौरन। ठीक है, अगर जिंदा है तब भी और अगर मर गया तब भी ये तमाम चीजें ली जाती हैं। बॉडी फ्लूइड्स लिए जाते हैं, वोमिटस लिया जाता है, यूरिन स्टूल लिया जाता है। ठीक है। अच्छा, अमूमन एक्यूट पॉइजनिंग के साथ जो अलामतें थोड़ी सी जुड़ी भी होती हैं वो वॉमिटिंग एंड डायरिया है और कन्वल्जन्स और कोमा, यानी उल्टी, दस्त और झटके और कोमा, ये 3-4 अलामतें एक्यूट पॉइजनिंग के साथ जुड़ी हुई होती हैं। लेकिन यहाँ तशखीस, डिफरेंशियल डायग्नोसिस करना भी जरूरी है क्योंकि हो सकता है कोई पैथोलॉजी भी डेवलप हुई भी हो, तो इसको भी जानना बहुत जरूरी है। हर केस को हम यूं सस्पेक्ट नहीं कर सकते कि ये 3-4 बड़ी अलामतें आ गई और ये पॉइजनिंग का केस है। हिस्ट्री टेकिंग थोड़ी सी जरूर बनती है और एनवायरमेंट, किस एनवायरमेंट से आ रहा है और क्या इवेंट उसने अटेंड किया, ये 2-3 बड़ी बड़ी गाइडलाइंस है। इसके बारे में जरा सा जानकारी हासिल करने की कोशिश तो फिर एक जाविया बनता है। अच्छा, इररिस्पेक्टिव के उसको पॉइजनिंग हुई है या कोई पैथोलॉजिकल कंडीशन, हमें उसको मैनेज तो करना ही होता है ना। तो जनरल ट्रीटमेंट अभी मैं आपको बताऊंगा, उससे फिर आपको अंदाजा होता चला जाएगा किस तरीके से लाइफ सिक्योर की जाती है। अच्छा, क्रोनिक पॉइजनिंग मैंने बता दिया कि क्रोनिक पॉइजनिंग जो है वो आहिस्ता आहिस्ता डेवलप होती है, ग्रेजुअली सिम्टम्स आते हैं और कभी ये सिम्टम्स नहीं भी होते। फर्ज करें क्रोनिक लेड पॉइजनिंग हो रही है, ये अमूमन देखा जाता है वहां पर जहां पर घरों में पानी जो है वो पुराने पाइपों के जरिए आ रहा होता है। अभी कराची इतना एडवांस हो गया है, इतनी तरक्की हो गई है माशाल्लाह, दिन ब दिन होती चली जा रही है, लेकिन आप देखिए कि जो पानी का निज़ाम है और निकासी का निज़ाम है ये अभी तक सेटिस्फैक्टरी नहीं है। सेवरेज की लाइनें जो है वो पानी की लाइनों से मिल जाती हैं, गंदा पानी आ रहा होता है, उसकी अलग एक कॉम्प्लिकेशन आती है। लेकिन जो पुराने पाइप गले सड़े हुए पड़े हुए हैं, लेड पाइप्स, उसमें से जो पानी आ रहा होता है उसमें लेड बाकायदा शामिल होके आ रहा होता है और आपको और हमें पता भी नहीं चलता कि किस लम्हे लेड पॉइजनिंग स्टार्ट हो गई। इसकी चंद अलामतें हैं, मसलन सुस्ती, काहिली, अलर्टनेस कम होना, आसाबी कमजोरी। ठीक है, इस तरीके से अलामतें आ रही होती हैं और आदमी ये समझ रहा होता है कि यार किसी न किसी विटामिन की कमी हो गई है, मेहनत मुशक्कत ज्यादा हो रही है, मौसमी तगय्युरात हो रहे हैं, तो धोखा खा रहा होता है बंदा ना, और वो आहिस्ता आहिस्ता जो है क्रोनिक पॉइजनिंग का शिकार हो रहा होता है और कभी उसकी कंडीशन बिल्कुल सही होती है। तो ये सिम्टम्स जो है क्रोनिक पॉइजनिंग में आते जाते रहते हैं, इस वजह से कोई शक भी ज्यादा पैदा नहीं होता। ठीक है, और इसके साथ जो अलामतें ज्यादातर जुड़ी हुई है वो थकान, मेलेज, क्रोनिक इलनेस। ठीक है, ये और केकेक्सिया, केकेक्सिया कहते हैं वेट लॉस को। ठीक है, तेजी से वेट लॉस का होना, ये भी जो है वो
एक सस्पेक्टिंग फीचर है। और रिपीटेड अटैक्स ऑफ अनडायग्नोस्ड गैस्ट्रोएंटेराइटिस या जीआईटी ट्रबल, बार बार जो पेट खराब हो रहा है। अब अमूमन जब पेट खराब होता है, बार बार रिपीट हो रहा होता है, तो पेशेंट के अटेंडेंट भी और पेशेंट खुद भी सबसे पहले जो स्टेप लेने की कोशिश करते हैं वो पानी चेंज करने की कोशिश करते हैं कि पानी बदल लो। और डॉक्टर भी यही मशवरा देता है कि भाई देखिए पानी जो है वो चेंज करें, बॉईल करके पिए पानी, ये एक हिदायत दी जाती है। और ये कहा जाता है कि अपनी सोर्स जो है उसको चेंज करें। अब हर गली मोहल्ले में तकरीबन आरओ प्लांट टाइप की चीजें लग गई हैं और वहां से पानी बिक रहा है और लोग उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन क्या वो रिवर्स ऑस्मोसिस शुदा पानी है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि इसमें भी अब बस आलू टालू काम शुरू हो गया है। तो मैं आपको एक अंदाजे के मुताबिक ये कह सकता हूँ कि इस वक्त जो कराची आइट है जो पानी इस्तेमाल कर रहा है यहाँ का आरओ प्लांट से, उसके पानी में जो मिनरल कंटेंट है वो मेयार के मुताबिक नहीं है और इसकी टॉक्सिसिटी क्रोनिक रन में आ रही है इन टर्म्स ऑफ किडनी फेलियर। ये आप सुनकर बड़े हैरान होंगे कि बतदरीज लोगों का क्रिएटिनिन लेवल डिस्टर्ब हो रहा है। अब क्रिएटिनिन टेस्ट के ना, क्रिएटिनिन के दो टेस्ट होते हैं, एक क्रिएटिनिन सीरम क्रिएटिनिन लेवल होता है जो ब्लड से चेक किया जाता है, और एक होता है क्रिएटिनिन क्लियरेंस। क्रिएटिनिन क्लियरेंस जो है ना, ये एक वो टेस्ट है जिससे हमें किडनी की फंक्शनल एबिलिटी का अंदाजा होता है। क्रिएटिनिन क्लियरेंस से मुराद ये है कि किडनी क्रिएटिनिन को क्लियर कर पा रही है या नहीं, या अच्छे तरीके से कर पा रही है या स्लो कर रही है। अगर इस क्लियरेंस में डिस्टरबेंस होगी ना तो बतदरीज लोगों की किडनी खराब होती चली जाएगी और पता भी नहीं चलेगा। एक दिन ऐसा आएगा कि वो शिकायत कर रहे होंगे कि किडनी में पेन शुरू हो गया, पथरी हो गई और कोई और मामलात बन गए। आप यकीन जाने ये जो पानी है ना, इसमें बड़ी यानी गैर मेयार तरीके से ये सारा बिजनेस चल रहा है। तो बराए मेहरबानी कोशिश करें कि किसी न किसी तरीके से उसका मिनरल कंटेंट चेक करवा कर फिर पानी इस्तेमाल करें। हम लोग जो है जूता जब खरीदते हैं तो उसमें ब्रांड कॉन्शियस हो जाते हैं, साइज कॉन्शियस हो जाते हैं, लेकिन पानी जैसी चीज जो है और ग़िज़ा जैसी चीज जो है इसके बारे में हम लोग कॉन्शियस नहीं है। इसके इल हेल्थ इफेक्ट्स आ रहे हैं, थोड़ा सा इसमें एहतमाम कर लें तो शायद हम अपनी किडनीज को बचा सके, क्योंकि क्रोनिक पॉइजनिंग बआसानी हो रही है इसमें। ठीक है, अच्छा जी, लेकिन यहाँ तक बात क्लियर है? सर एक क्वेश्चन है कि आरओ प्लांट से जो भी पानी आ रहा है उसे हम उसमें हम मिनरल वाटर कंटेंट किस तरह चेक करेंगे? वहाँ तो कुछ लेबल हुआ भी नहीं होता। जी हाँ, और दावे भी बहुत हो रहे होते हैं कि हमारा जो है सबसे अच्छा है। इसका आसान सा तरीका ये है आप सैंपल लीजिए और पीसीएसआईआर भिजवा दीजिए। ठीक है, पीसीएसआईआर से टेस्टिंग हो जाएगी, उसके थोड़े से पैसे होते हैं, वहां से ये टेस्ट करवाइए। पीसीएसआईआर की जो रिपोर्ट होगी उसको थोड़ा सा देख लीजिए। और एक और भी एक इंस्टीट्यूट है, अभी मेरे जहन से निकला हुआ है, वो सिर्फ पानी को ही चेक करता है। पीसीएसआईआर में तो बहुत सारी चीजें चेक होती हैं, लेकिन एक इंस्टीट्यूट है कराची में ही है, मैं आपको बता दूंगा सर्च करके, आप उधर सैंपल भिजवाइए, वो आपको बिल्कुल जेन्युइन रिपोर्ट देंगे और आपको अंदाजा हो जाएगा कि ये इस प्लांट से सही है या नहीं। ओके। ठीक है, हाँ। असल में देखिए अंधा एतमाद जो है ना वो आदमी को परेशानी में मुब्तला कर सकता है। अब गली मोहल्ले में है भाई, फला साहब है, इकबाल साहब है, मोहल्ले के आदमी है, कारोबार शुरू कर दिया है, उम्मीद है भाई अच्छा ही कर रहे होंगे क्योंकि मोहल्ले के हैं या जान पहचान के हैं। तो ये भी एक जहनों में चीज बैठ जाती है और अंधा एतमाद करके चीजें इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। भाई आप पानी इस्तेमाल कर रहे हैं, ये कोई छोटी बात नहीं है, ये रोजाना की बुनियाद पर आप जो है आपकी रिक्वायरमेंट है, पूरी फैमिली आपकी डिपेंडेंट है उस पानी के ऊपर। ठीक है ना? तो अच्छा, जवान तो फिर भी देर से मुतासिर होगा, जो बूढ़े लोग हैं वो तो मुतासिर हो रहे हैं डे बाय डे और बड़ी तेजी से। और फिर वही तस्वुर किया जाएगा कि यार ये तो एजिंग फिनोमिनाज है। अरे बुढ़ापे में भी लोग बहुत अच्छी जिंदगी गुजारते हैं, लेकिन अगर पानी खराब मिल रहा है तो आप देखिए उनके आंखों के नीचे हल्के वो पफनेस आना शुरू हो गई होगी। आप जरा गौर कीजिए, अपने बुजुर्गों के चेहरों को देखिए, आपको अंदाजा होगा। और उनका खास तौर पे यूरिया क्रिएटिनिन और यूरिन डीआर जरूर चेक करवाया करें।
जो बुजुर्ग हैं उनके यूरिन डीआर और ब्लड ये हर 3-4 महीने के बाद करा लिया करें, ठीक है। ओके सर। अच्छा जी, अब डायग्नोसिस ऑफ पॉइजनिंग इन द डेड, यानी अब बंदा मर गया, अब उसकी जो है वो किस तरीके से तशखीस की जाएगी। तो भाई सबसे इम्पोर्टेंट चीज है पोस्टमार्टम, ठीक है। पोस्टमार्टम में क्या है, दो चीजें होती है, एक एक्सटर्नल एग्जामिनेशन होता है, एक इंटरनल एग्जामिनेशन होता है। एक्सटर्नल एग्जामिनेशन में जिस्म के ऊपर मौजूद कुछ अलामतें अगर मौजूद है तो उससे अंदाजा लगाया जा सकता है। और मसलन जैसे हाइपरीमिया है, यानी रेडनेस हुई हुई है, सॉफ्टनिंग हुई हुई है टिश्यूज की, अल्सर पैदा हो गए हैं, या परफोरेशन हो गई आंतों के अंदर। अच्छा, ये इंटरनल इंटरनल फाइंडिंग्स भी हैं, सॉरी, अल्सरेशन और परफोरेशन जो है वो इंटरनल फाइंडिंग्स है। ये बिल्ली का बच्चा किसका है भाई? अस्मा कुछ लेकर आई है सर। कौन ले आया? अस्मा कुछ लेकर आई है ये। अच्छा, इसका मतलब है ये इसको भी लेक्चर सुना रही है। चलो, अच्छा जी, पोस्टमार्टम फाइंडिंग्स जो है ये देखी जाती हैं, केमिकल एनालिसिस किया जाता है तमाम बॉडी फ्लूइड्स का और ब्लड का और यूरिन फीसिस, ठीक है। मैं कोशिश करूंगा कि आपको एक वीडियो शेयर करूं पोस्टमार्टम की ना, है तो वो तवील, अगर उसको मैं स्प्लिट करके आपको दे सकूं तो मैं आपको सेंड कर दूंगा, अदरवाइज फिर यूनिवर्सिटी में आपको दिखा दूंगा। तो पोस्टमार्टम जो है बिल्कुल उसमें जो खासतौर पे सर से पैर तक का मुआयना है वो बहुत टेक्निकल अंदाज से किया जाता है। यहाँ मैं थोड़ा सा आपको बड़ी बड़ी बातें बता दूं। सर चेक किया जाता है, बालों में हाथ डाल के बाकायदा उंगलियों से चेक किया जाता है कि कोई जख्म तो नहीं है, कोई ब्लड तो नहीं लगा हुआ, कोई डस्ट पार्टिकल तो नहीं है, कोई केमिकल तो नहीं पड़ा हुआ, ठीक है। बालों को बहुत अच्छे तरीके से देखा जाता है, नंबर 1। स्कैल्प को देखा जाता है, कान को देखा जाता है, कान के पीछे देखा जाता है, गर्दन पे देखा जाता है, गर्दन पे कोई जख्म तो नहीं है, कोई पंचर्ड वुंड तो नहीं है, ठीक है। क्योंकि हर वो चीज जो जहन में आ सकती है और जो मुमकिना तौर पर उसकी मौत का सबब बन सकती है उसको एग्जामिन करना बहुत जरूरी है। मसलन पंचर्ड वुंड, एक सुई चुभी, सुई चुभ कर निकल गई, बंदा मर गया, पॉसिबल है या नहीं है? सर्वाइकल वर्टिब्रा में स्पाइनल कॉर्ड वाले रीजन पे मारा पंचर, सुई मार के निकाल दी, बंदा पैरालाइज होके मर गया। या पॉइजन्ड निडल थी, आपने ऑकोपंक्चर की निडल्स देखी है? यस सर। ऑकोपंक्चर, अब फर्ज करो वो निडल स्टरलाइज भी नहीं थी और साथ साथ इन्फेक्टिव थी विद सर्टेन इन्फेक्शन या कोई पॉइजनस सब्सटेंस, और वो प्रिक कर दी गई, पता चला ऑकोपंक्चर करवाने गए थे और जिंदगी का पंक्चर हो गया, मर गया बंदा। पॉसिबल है ना? यस सर। तो हमें बहुत बारीक बीनी से मुआयना करना होता है जिस्म को बैरूनी तौर पर। नाक के अंदर देखा जाता है, नाक के अंदर तो कोई मटेरियल नहीं है, ठीक है। मुंह, ओरल कैविटी चेक की जाती है, बकायदा मुंह खोल के, ग्लव्स और सैंपल्स लिया जाते हैं यहाँ पर। कोई फॉरेन बॉडी तो नहीं है। मैं आपको केस बताता चला जाता हूँ। ये हमारे, पता नहीं मैंने आपसे शेयर किया था या नहीं, दो स्टूडेंट्स थे, बहुत अच्छे दोस्त भी थे। ये मेरी क्लास का ही वाकया है और बड़ा हंसी मजाक चलता था उनमें। तो एक दोस्त ने दूसरे दोस्त को छालिया ऑफर करी, छालिया खा लो। एक छालिया आती है मेट्रो छालिया, बड़ी बड़ी दाने की होती है, वो उसको ऑफर करी, उसने खा ली। फिर हुआ ये कि वल्ला आलम उसको, दूसरे दोस्त को क्या मस्ती चढ़ी, हंसी मजाक में उसने उसका गला दबा दिया। अब गला भी कैसे दबाया ये सुनिएगा। एक जमाने में पता नहीं लड़कों में क्या हो गया था कि ये ना जंजीरें रखते थे एज अ फैशन। अब मुझे नहीं पता इस वक्त जो है वो क्या फैशन चल रहा है, लेकिन लड़के जो है वो छोटी छोटी जंजीरें जो है ना अपने हाथों में रखते थे और उससे डराते भी थे और वो इम्प्रेशन का एक जरिया भी था। अब एक अजीब साइकोलॉजिकल कंडीशन डेवलप हो जाती है ना यूथ में कि कुछ ना कुछ, एक जमाने में कानों में बुंदे पहनना शुरू कर दिए थे, शॉर्ट्स पहनना शुरू कर दिए थे, फटी हुई जीन्सें पहनते हैं। तो ये एक कल्चर चलता है, हवा आती है और फिर लोग अडेप्ट करते हैं। बहरहाल, तो ये जो पर्दे होते हैं ना जिसमें एक जंजीर होती है बॉल बेरिंग वाली बारीक सी, ये जंजीर उसके हाथ में थी। उसने पता नहीं मस्ती में क्या किया कि गर्दन पकड़कर उसके पीछे से खींच दी और खींच के ऐसे ही चले गया हंसी मजाक में।
थोड़ी देर के बाद में वो लड़का जिसके मुंह में छालियां थी वो बेहोश हो गया और जमीन पर आ गया। फिर हम लोग सब गए भाई, देखा भाला उसको, तो जनाब वो बेहोश हुआ हुआ था, नीला पड़ा हुआ था और उसको इंटरनल चोकिंग हो गई थी। यानी वो जो छालिया जो उसके मुंह में थी वो हड़बड़ाहट में, चूंकि उसका गला दबा पीछे से जंजीर से और हलक में उसके अटक गई। अब तो उसकी सांस ही ना आए और फिर इमरजेंसी सिचुएशन बनी, फिर सर को बुलाया। ये वाकया पुरानी बिल्डिंग का है, जब हम फार्मेसी वाली बिल्डिंग में हुआ करते थे, और फिर वहीं पर ही हमारी एक डिस्पेंसरी थी, वहां लेकर गए और तकरीबन 1 से 1.5 घंटा लग गया उसको सेट करने में और उसकी जान बचाने में। और उसका बीपी उस वक्त 200 प्लस गया हुआ था, उसका सर फट रहा था। ये रिफ्लेक्स हो जाता है, जैसे होता है सांस रुक जाती। तो एक तो चोकिंग हुई हुई थी, ऊपर से ब्लड प्रेशर भी आउट ऑफ कंट्रोल जा रहा था। तो बड़ा एक वो मामला बन गया और तमाम स्टूडेंट्स जो हैं वो डिस्पेंसरी के बाहर जमा थे। फिर अंदर से गुड न्यूज आई कि जनाब वो बच गया, सांसें बहाल हो गई। अच्छा देखिए, अब यहाँ पर एक और मैं आपको बात बताऊं कि जब खुदा न खास्ता ऐसे इंसिडेंट्स हो जाते हैं, एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, जिसमें इंसान जानबूझकर कुछ नहीं करता लेकिन गलती से मामलात पेचीदा हो जाते हैं और हलाकतें हो जाती हैं, जान खतरे में आ जाती है, तो एक इमोशनल स्ट्रेस डेवलप होता है, खासतौर पर उस शख्स पर जो के जिम्मेदार ठहराया जा रहा होता है या जो जिम्मेदार होता है। तो एक तरफ तो विक्टिम था जो अपनी जान जोखिम में जिसकी थी और वो अपनी जिंदगी से लड़ रहा था, एक तरफ वो शख्स था जिससे ये अमल हो गया था। तो अब उसके ऊपर क्या बीती सुनिए। साइकोलॉजिकल तौर पे इतना स्ट्रेस आया और एक खातून ने आकर उसको कह दिया यू आर अ मर्डरर। या अल्लाह। अब चूंकि क्लास का मामला था और वो सब क्लास फेलोज थे, इमोशनल अटैचमेंट्स थी और सारा कुछ पता चल रहा था कि किसने किया, किससे हो गया। तो एक खातून ने आके जज्बात में ये जुमला कह दिया यू आर अ मर्डरर। अब आप सुनिए कि उसके ऊपर क्या बीती। इतना गिल्टी फील हुआ कि वो वहां से फर्स्ट फ्लोर से छलांग लगाने लगा। लो जी, वो एक न शुद्ध दो शुद्ध वाली बात हो गई। वो सुसाइड करने लगा। उसको पकड़ा बड़ी मुश्किलों से, चार छह लोगों ने उठा के उसको साइड में बिठाला और वो धाड़े मार मार के रो रहा है कि ये मेरी वजह से हो गया। फिर उसको समझाया बुझाया, पानी पिलाया, प्यार किया, उसको सेटल डाउन किया। फिर अंदर चूंकि उसको होश आ गया, फिर वो सबसे पहले वही जाकर उससे लिपट कर रोने लगा और माफी तलाफी हुई और बड़ा वो हुआ। और उसके बाद वो इतने गहरे दोस्त बने कि आज तक उनकी दोस्ती बहुत मिसाली है माशाल्लाह। तो बात ये है कि देखिए, जब इंसिडेंस होता है तो एक तरफ विक्टिम होता है और एक तरफ वो लोग होते हैं जो किसी ना किसी वजह से उसका जिम्मेदार ठहराए जा रहे होते हैं या वो पार्शली जिम्मेदार होते हैं। तो उनकी जहनी कैफियत को भी मद्देनजर रखना चाहिए, वो भी कोई जज्बाती कदम उठा सकते हैं। तो ये होता है। अब इस दौरान समझदार लोगों का होना वहां बहुत जरूरी है, जो मामलात को संभालें और नजाकत को समझते हुए दोनों तरफ को डील करें। ऐसे कई मामलात हो जाते हैं, जैसे किसी के घर में मौत वाकई हो जाती है तो जज्बात में आके लोग सर अपना पीटना शुरू कर देते हैं, अपने आप को मारना शुरू कर देते हैं, अपने आप को तकलीफ देना शुरू कर देते हैं कि बस अब हम भी खत्म हो जाएं। तो ये होता है, जज्बात होते हैं, लेकिन संभालना चाहिए और जो है जो जो नुकसान हो गया वो तो हो गया, लेकिन फर्दर नुकसान से बचना चाहिए और बचाना चाहिए। तो ये मामलात होते हैं इंसान की जिंदगियों में। ठीक। तो पॉइजनिंग के केसेस में भी ये ऐसे होते हैं, एक ने जहर खा लिया, दूसरा भी जो है वो रो रो के हलकान हो जा रहा है, वो अपनी तबीयत खराब कर रहा है, या वो ये समझ रहा है कि मेरे खाने से हुआ है। अब फर्ज करें घर में किसी ने कह दिया तुमने खाने में कुछ मिलाकर दे दिया, लो भाई, तो अब वो उसके जज्बात कहाँ होंगे, उसकी गिल्ट फीलिंग कहाँ होगी, वो शर्म के मारे पता नहीं अपने आप को क्या समझ रहा होगा। तो ये बड़े नाजुक मामलात होते हैं। ठीक है, जब तक कोई हतमी बात नहीं, हम कैसे कह सकते हैं कि फला शख्स ने पॉइजनिंग करी। ब्लेम गेम जो होता है ना, इंसान की जिंदगी में बहुत होता है, रेप्यूट मुतासर हो जाती है, जहनी टॉर्चर होता है, पर्सनैलिटी खराब होना शुरू हो जाती है। ठीक। अच्छा जी, तो केमिकल एनालिसिस होता है, फिर उन एनिमल मॉडल्स पर भी उसको एक्सपेरिमेंट करके देख लेते हैं, जानवरों को खिलाते हैं, अगर जानवर मर गया तो शुबा बिल्कुल डेफिनेट हो जाएगा, लेकिन अब जानवरों को सेक्रीफाइस नहीं करते, सीधे सीधे केमिकल टेस्ट करवा लेते हैं, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। अच्छा, कुछ सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस भी देखने चाहिए, मसलन जिसको पॉइजनिंग हुई है उसके दोस्तों यारों से और रिलेटिव्स से हिस्ट्री लें, भाई ये क्या कर रहा था, कहाँ था,
क्या इसने आखिरी लंच किया था, एनवायरनमेंट देखें उस पेशेंट का, एनवायरनमेंट क्या था, उसके दाएं बाएं चीजें बिखरी हुई तो नहीं है, पॉइजनिंग का शिकार तो नहीं, कोई 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 मेडिसिन तो नहीं रखी हुई। फर्स्ट करें थायराइड की मेडिसिन रखी हुई है, थायरोक्सिन, उसने ओवरडोज कर ली, वो मर जाएगा भाई, मर सकता है। या नॉर्मल शख्स है, उसने थायरोक्सिन, घर में किसी को हाइपोथायराइडिज्म का केस था, उसकी दवाई जो है वो किसी बच्चे ने खा ली, किसी बड़े ने खा ली, किसी किसी शख्स ने खा ली। ठीक है, तो ये सारी चीजें, एनवायरनमेंट देखना चाहिए। और कंडक्ट ऑफ दोज लुकिंग एट हिम आफ्टर हिम, उन लोगों का रवैया देखें जो उस, फर्ज करें एक शख्स बीमार था, ठीक है, और अटेंडेंट उसके घर वाले ही थे, उसका कोई देखभाल करता था, तो उनका रवैया भी देखें कि वो परेशान है या वो सेटिस्फाई हुए हैं। तो रवैयात जो है वो भी कुछ ना कुछ रिफ्लेक्ट करते हैं। पता चला घर में से ही जो है वो पॉइजनिंग दी जा रही हो, बंदा भाई मर ही रहा है, बीमार है, इसको जहर दे दो, जायदाद का चक्कर हो सकता है, दुश्मनी का चक्कर हो सकता है, ठीक है, जेलेसी का चक्कर हो सकता है, ये तमाम सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस हो सकते हैं। और एंजाइटी, नर्वसनेस देखें लोगों की। बार ये पूरा एक जैसे सीआईडी होती है ना, डिटेक्टिव गेम शुरू हो जाता है और इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है कि अजीज व अकारिब से ही पहले हिस्ट्री ली जाती है कि भाई ये शख्स कैसे, इसका कंडक्ट क्या था, आप लोगों का क्या रवैया था, ये तमाम चीजें नोट करके डायग्नोसिस बनाने की कोशिश की जाती है। यहाँ तक बात क्लियर है? यस सर। ठीक है, यहाँ वीडियो एंड करें और नई वीडियो में लिंक करें जनरल ट्रीटमेंट को। ओके सर। ओके सर। ओके सर। ओके सर।